मैं आपका लीगल इंसान आपके लिए लेके आया हूँ आज एविडेंस एक्ट 2023 का सेक्शन 107 से लेके 116 तक। आज हम पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे 107 जो कि हमारा साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए तो तथ्य साबित किया जाना हो उस व्यक्ति साबित करने का भार। बर्डन ऑफ प्रूफिंग टू टू बी प्रूफ टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। ठीक, इसको मैं आपको बता देता हूँ एक आसान भाषा में कि जो व्यक्ति किसी अन्य तथ्य के साक्ष्य देना चाहता है उस तथ्य को देना संभव करने के लिए जिस तथ्य को पहले साबित करना आवश्यक है उसे साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको एक एग्जांपल के तरीके से। यदि कोई व्यक्ति खोए हुए दस्तावेज का सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है तो उसे पहले यह साबित करना होगा कि मूल दस्तावेज वास्तव में खो गया है। दस्तावेज के खोते का तथ्य साबित करना जरूरी है। यह बोझ उस व्यक्ति पर होगा जो सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है। आप इससे समझे होंगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 108 धारा 108। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम विद एक्सप्रेशन। मैं आपको बता देता हूँ इसको एग्जाम्पल के तरीके से। ए पर हत्या का आरोप है और यह कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिमागी स्थिति खराब थी। ऐसे में बोझ ए पर होगा कि वह दिमागी अवस्था खराब होने का को साबित करे। ठीक, न्यायालय उससे कहेगा, अगर वो साबित कर देता है तो उसको बच जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 109 जो कि है हमारा धारा 109। ठीक, विशेषता ज्ञान तथ्य को साबित करने का भार। बर्डन ऑफ प्रूफिंग फैक्ट स्पेशली विद नॉलेज। जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर होगा। ठीक, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इरादा है किसी का। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसका इरादा नहीं था वैसा नहीं था जैसा परिस्थिति में दिखाता है, तो अपना वास्तविक इरादे को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर होगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति उसको पीट देता है आक्रोश में आके तो उसको ये बताना होगा कि मेरा इरादा इसको मारने का नहीं था, गुस्से में आके मैंने इसको मतलब वो हमारा झगड़ा हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 110, हिंदी में 110 ही बोलेंगे। उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। बर्डन ऑफ प्रूफिंग डेथ ऑफ पर्सन नो टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। यदि यह सिद्ध किया गया हो कि कोई व्यक्ति पिछले 30 वर्षों के भीतर जीवित था तो यह साबित करने का बोझ कि वह व्यक्ति मर चुका है उस व्यक्ति पर होगा जो उसकी मृत्यु का दावा करता है। मैं आपको इसको बता देता हूँ आसान भाषा में। जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया है 30 साल पहले, अगर उसकी वोटिंग लिस्ट में नाम था, किसी ने उसका फर्जी वोट डाल दिया, जैसे जैसे ये डाल दिया है, तो वो सरकार की नज़रों में तो कि जीवित है, परंतु वो मर चुका है, तो उस व्यक्ति को उसका मृत्यु का प्रमाण देना होगा कि ये व्यक्ति मर चुका है। जैसे वो देगा तो ये सब पता हो जाएगा कि वो व्यक्ति मर चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 111। ठीक, जो कि हमारा यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिनके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। बर्डन ऑफ प्रूफिंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हेयर टू फॉर 7 ईयर। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष तक उन लोगों ने कोई समाचार नहीं सुना है जो सामान्य उसके बारे में सुनते, तो यह साबित करने का बोझ कि वह व्यक्ति जीवित है उस व्यक्ति पर होगा जो उसके जीवित होने का दावा करता है। मैं आपको मतलब जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, आपको इसको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति 7 वर्ष से मिल नहीं रहा है या खो गया है तो सरकार उसे मरा हुआ मान लेती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ वो व्यक्ति जीवित है
तो उस व्यक्ति को अदालत में यह साबित करना होगा कि वो व्यक्ति जीवित है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 112 जो कि हमारा भागीदारों, भूस्वामी और अविधारी मालिक और अभिकर्ता के मामले से में सबूत का भार। बर्डन ऑफ प्रूफिंग एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर, लैंडलॉर्ड एंड टेंडर्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट्स। जब यह प्रश्न हो कि क्या व्यक्ति समझदार है, साझेदार है, किराए साझेदार है, या क्या कोई व्यक्ति मकान मालिक और दूसरा किराएदार है, या क्या कोई प्रधान, प्रिंसिपल और एजेंट है, और यह दिखाया गया है कि वह ऐसा संबंध में कार्य कर चुका है, तो यह साबित करने का बोझ कि ऐसा संबंध अस्तित्व में नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो उस संबंध से इनकार कर रहा है। जैसे कि मैं आपको इसको आसान भाषा में बताता हूँ। कोई मकान मालिक है, ठीक, उसके घर में कोई किराएदार रहता है, ठीक, और किराएदार ये कहने लग जाए कि मैं तो इस घर में भागीदार हूँ, तो वो उस घर में रहता तो है पर उस पर जैसे अब वो कोर्ट में जाएगा मकान मालिक और वो उसमें कहे, वो जाके रेंट एग्रीमेंट दिखा दे, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसमें भागीदार नहीं है, सिर्फ किराए पर रहता है, तो रेंट एग्रीमेंट से ये सिद्ध हो जाएगा, तो वो उसको हटा देगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 113 जो कि हमारा स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। आपको मैं इसको बता देता हूँ। जब यह प्रश्न हो कि किसी वस्तु का स्वामी कौन है, यह सिद्ध हो जाए कि कोई व्यक्ति उस वस्तु के कब्जे में है, तो यह साबित करने का बोझ कि वह उस वस्तु का स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो उस स्वामित्व से इनकार कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने आपकी किसी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है और वो कहता है कि मेरी ये संपत्ति भी मेरी है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा अदालत में उसका स्वामित्व को ठुकराने के लिए कि मेरे पे पूरे पेपर हैं, मेरे पे उसकी जो पिछली चैन थी वो है, मेरे लीगल तरीके से मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था अपनी संपत्ति का, तो ये संपत्ति मेरी, तो कोर्ट आपको उसको डिनाई कर देगी दूसरे व्यक्ति को। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 114, इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलेंगे धारा 114। उन सत्य व्यवहारों के संदर्भों का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार या संबंधित सक्रिय विश्वास का है। Proof of good faith in transaction where one party is in relation of active confidence। जब दो व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध हो जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर सक्रिय विश्वास करता है और उसके बीच में कोई लेनदेन हुआ हो, तो उस लेनदेन के संदर्भ में सिद्ध करने का बोझ उस व्यक्ति पर होगा जो उस विश्वास के स्थिति में था। जैसे कि डॉक्टर और मरीज का उदाहरण से बता देता हूँ मैं आपको। डॉक्टर अपने मरीज से सस्ती कीमत पर संपत्ति खरीद लेता है। डॉक्टर पर मरीज का विश्वास, भरोसा है था, तो इसलिए डॉक्टर का संदेह साबित करनी होगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 115, ठीक, कपित्य अपराधों के बारे में उदाहरण। परसुमेंस एज टू सेंट्रल ऑफेंस। जब किसी महिला द्वारा यह कहा जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ और यह बयान देती है कि उसने सहमति नहीं दी थी और अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा बलात्कार का मामला सिद्ध हो जाता है, तो न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि महिला की सहमति नहीं थी। मैं आपको इसको उदाहरण के तरीके से बता देता हूँ। ए पर बलात्कार का आरोप है। पीड़िता अदालत में कहती है कि मैंने सहमति नहीं दी थी। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह मानेगा कि सहमति नहीं थी। अब यदि ए का बचाव करना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसकी सहमति नहीं थी, ठीक। ये व्यक्ति कैसे भी साबित करेगा, ये बोझ उसी पे ही होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 116,
जो कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्म जातु का निश्चित सबूत है। बट ड्यूरिंग मैरिज कंसोलिडेशन प्रूफ ऑफ इलिगिमिटेसी। यदि कोई व्यक्ति वैध विवाह के दौरान यह विवाह के टूटने के 280 दिनों के भीतर मां अविवाहित रहे जन्म हो, तो इसका निश्चय प्रमाण माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस पुरुष का वैध कानूनी बच्चा है जिसके साथ उसकी माता का वैध विवाह था। यह मान्यता तब तक कायम रहेगी जब तक यह सिद्ध न हो कि उस समय पति-पत्नी के बीच संयोग संभव ही नहीं था, यानी गर्भधारण के समय पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध असंभव था। अब मैं आपको इसे एक आसान तरीके से बता देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति का मतलब पति-पत्नी की एक महिला और पुरुष की शादी हो जाती है और उनकी शादी टूट जाती है और महिला किसी के साथ शादी नहीं करती, तो उस 280 दिन के भीतर अगर उसका बच्चा होता है तो वो उस व्यक्ति का माना जाएगा जो उस महिला से लीगल तरीके से विवाह किया था। और ये जब तक माना जाएगा जब तक वो व्यक्ति यह साबित ना कर दे कि उस पीरियड के दौरान जितनी भी टाइम उनकी शादी चली कि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था। ये जब भी डिनाई किया जाएगा, नहीं तो वो बच्चा उसी का माना जाएगा। आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और धन्यवाद।